हेलो नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, बलूचिस्तान में लापता अफराद का मसला इंतहाई संगीन नोयत इख्तियार कर चुका है। इसी साल जो है वो महारंग बलोच यकजहती कमेटी की तरफ से ख़वातीन का एक बहुत बड़ा वफ्द लेके उन्होंने हज़ारों मील का लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद तशरीफ़ लाई थी, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। पिछले तकरीबन 15 साल से नाजरीन शाल कोयटा में एक एहतजाजी कैंप, भूख हड़ताली कैंप लगा हुआ है, जो वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस ने लगाया है। और इस कैंप में तकरीबन पिछले 15 साल से हर रोज़ लोग आते हैं, अपने प्यारों की तस्वीरें लाते हैं, अपने हाथों में अपने प्यारों के लापता होने की फ़ाइलें लेके आते हैं और वहाँ बैठते हैं, वहाँ भूख हड़ताल करते हैं। लेकिन एक ऐसी शख्सियत है जो पिछले 15 साल से हर रोज़ बिला नागा इस कैंप में आकर जो है वो बैठते हैं, अपना एहतजाज भी करते हैं, लोगों की दिलजोई करते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं। ये हैं वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस के सीनियर वाइस चेयरमैन मामा कदीर, और इस वक्त वो हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। मामा, थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। बस हमारा फर्ज है कि आपको हम बताएं अपनी दास्तान, जो बलूचिस्तान में हमारे साथ जुल्म जबर हो रहा है। मेरे ख्याल किसी जगह भी ऐसा नहीं है कि इस तरह के जुल्म ज्यादती हो। तो आपकी मेहरबानी, आप हमें सुनने के लिए टाइम निकाला, बड़ी मेहरबानी आपकी डॉक्टर साहब। अच्छा मामा, ये बताएं कि इस वक्त लापता अफराद के बारे में कहा जाता है, गवर्नमेंट कहती है 4-5 हज़ार हैं, कोई कहता है 15 हज़ार हैं। इनकी असल तादाद कितनी है, कितने लापता हैं इस वक्त? इस वक्त जो डॉक्टर साहब हमारे पास, जो मेरे पास है, रजिस्टर्ड केसेस हैं, वो 70,000 के करीब हैं। मैं कई दफे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी बोला हूँ, खुफिया अदारों को भी बोला हूँ, पाकिस्तानी फौज को भी बोला हूँ। उन्होंने नाम निहाद कमीशनें बनाई हैं लापता अफराद की बाजियाबी के लिए, जो बिल्कुल गैर फाल हैं। तो सबको हमने चैलेंज कर दिया है और बता दिया है कि अगर इस फिगर में थोड़ी सी भी कमी है, मैं उसका मुजरिम हूं, लेकिन आप मेरे साथ आएंगे, बैठेंगे, मैं आपको पूरी तफसील और डिटेल बता दूंगा। अगर आपको इस पे भी शक है कि 70,000 से ज्यादा हो गए, तो आप मुजरिम हैं। अगर कम हो गए तो मैं मुजरिम हूँ। डोर टू डोर मैं आपको ले जाऊंगा कि कितने लोग यहाँ से लापता हो गए हैं। पूरे बलूचिस्तान को अपनी जिम्मेदारी पे घुमाऊंगा। जो भी आला इक्तदार के लोग आएंगे मेरे साथ, मैं उनको घर घर ले जाके उनको तादाद बता के लिखवा के कि वाकई के लोग लापता हो गए हैं। ऐसे घर हैं कि जिनमें से 3-3, 4-4 लोग भी लापता हैं। ऐसे लोग हैं, घर हैं जिनमें 2 लापता हैं, 2 को शहीद किया गया है। और शहीद वालों की भी तादाद मेरे पास है कि 20,000 के करीब इस वक्त बलूच शहीद भी कर दिए गए हैं, जो कि कैंप में उनकी पिक्चर भी लगे हुए हैं। वो आके देख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। इस तरह रोजाना की बुनियाद पे लोगों को उठाया जा रहा है। कभी 100 भी उठाए, कभी 50 भी उठाए, कभी 2 भी उठाए, कभी 6 भी उठाए। यानी ऐसा दिन नहीं है कि लोगों को लापता नहीं किया जाता है या लोगों को हिरासा नहीं किया जाता है, लोगों के घरों में छापे नहीं मारे जाते हैं। ये कौन करने वाला है? खुफिया अदारे वाले, सीटीडी और एफसी वाले हैं। तो इनके मामा, अलावा इनको और इनको कोई लापता क्यों करते हैं? ये वजह क्या है? ये क्या क्या वजह क्या आपके, मतलब जाहिर है 70 हज़ार लोग लापता हो चुके हैं, 20 हज़ार जो है लोग शहीद हो चुके हैं, तो इसमें इसकी वजह क्या है? ये क्यों लापता हो रहे हैं? लापता एक है कि ये जितने भी लापता हो गए, ये नौजवान हैं और लिखे पढ़े लोग हैं।
PhD بھی ہے ان میں, انجینئر بھی ان میں ہے, ڈاکٹر بھی ان میں ہے. یہ اپنا رائٹس مانگتے ہیں, حقوق مانگتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم غلامی نہیں چاہتے, غلامی سے ہم نکلیں, ہمیں غلام ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا جو حق ہے, ہمارا رائٹ ہے, وہ ہمیں ملنا چاہیے. تعلیم ملنا چاہیے ہمیں, صحت ملنا چاہیے ہمیں, روڈ ملنا چاہیے ہمیں, جو بھی فیسلٹیز ہوتے ہیں انسانی حقوق کے وہ ہمیں ملنے چاہیے. تو اقتدار, ارباب اقتدار وہ یہ برداشت نہیں کرتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ ہمارے غلام رہے, آپ لوگ جس طرح پہلے غلام رہے ہیں, دبے ہوئے ہیں, اسی طرح 70 سال یا 75 سال سے آپ لوگ غلام رہے ہیں. آپ لوگوں کے سر پہ ہم نے جتنے بھی جوتے مارے ہیں اور مزید آپ کے سر پہ ہم جوتے مارے ہیں, آپ لوگ خاموش رہیں. تو یہ ابھی لکھے پڑے لوگوں میں برداشت نہیں ہے, وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتے ہیں کہ ہم اس طرح غلام رہنا چاہتے ہیں, نہ کسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, نہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے. جو اتنی ناانصافی یا انسانی حقوق کے خلاف ورزی کرتے ہو تو ان کو اسی لیے اٹھایا جاتا ہے. تعلیم نہیں ہے, روزانہ یونیورسٹیاں بند ہیں, کالجز بند ہیں, ہڑتالیں ہیں, فیسیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ یہاں غریب لوگ فیس دے بھی نہیں سکتے. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کو بھی یہ وہ کر رہے ہیں کہ بلوچ کو یہ تعلیم نہ کرے, پٹھان یہاں کے رہنے والے پشتون ہیں وہ بھی تعلیم نہ کرے, سندھی ہیں وہ بھی تعلیم نہ کرے. مطلب زیادہ تر ہمارے اوپر یہ ظلم و زیادتی ہو رہا ہے. تو اس لیے یہاں بھی نوجوان ہے, نوجوان پڑھے لکھے ہیں, PhD کم ڈگری نہیں ہے, MPhil کم ڈگری نہیں ہے, ماسٹر کم تعلیم نہیں ہے. اب لوگ سمجھ گئے ہیں, نوجوان سمجھ گئے ہیں, وہ اپنے حقوق کے لیے اٹھے ہیں اور اٹھیں گے. تو ان کو اس لیے یہ اٹھا کے لاپتہ کرتے ہیں. اور ایسی بھی چیز, بہت سی چیزیں ہمیں آپ کو میں دکھاؤں کہ اجتماعی قبریں بھی ہیں. میں اسی طرف آ رہا تھا اجتماعی قبروں کی طرف. لیکن پہلے ایک سوال میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لاپتہ ہو رہے ہیں یہ کسی ایک خاص علاقے سے ہو رہے ہیں بلوچستان میں, یہ پورے بلوچستان سے ہو رہے ہیں, یا یہ شہری علاقوں میں زیادہ ہو رہے ہیں, یا دیہاتی علاقوں میں زیادہ ہو رہے ہیں؟ اس کا ڈیموگرافی کیا ہے اس کی؟ یہ بلوچستان میں ڈاکٹر صاحب پورے بلوچستان میں, چاہے پشتون ایریا ہے چاہے بلوچ ایریا ہے, بلوچستان کے مختلف اضلاع میں سے, بلوچستان کے اس وقت 37 اضلاع ہیں, 37 اضلاعوں میں سے ان کو اٹھایا گیا ہے. ان میں دیہات بھی ہیں, ان میں شہر بھی ہیں, شہری بھی ہیں. ابھی کوئٹہ شہر جو ہے نا کیپٹل ہے بلوچستان کا, جی, یہاں سے روزانہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, روزانہ یونیورسٹی سے لوگوں کو روزانہ جی روزانہ میں ان کو حساب بھی دلواؤں. کبھی کوئی شہر آتا ہے باہر سے پڑھنے کے لیے, اس کو اٹھایا جاتا ہے, بسوں سے اتارتے ہیں, گھروں سے اٹھاتے ہیں, یونیورسٹی سے اٹھا کے لے گئے 2 لڑکے یونیورسٹی کے اندر سے. پورا اسٹوڈنٹوں نے دیکھا, سہیل اور فیصل, یہ دونوں کو, سہیل کو اور فیصل کو یونیورسٹی کے اندر سے اٹھا کے لے گئے. اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو یونیورسٹی سے, سندیپ منگل ہے اس کو یونیورسٹی سے اٹھا کے لے گئے تھے, پھر چھوڑ دیا, پھر ہائی کورٹ کے سامنے سے اس کو اٹھا کے لے گئے, جن کی فوٹیج بھی ہیں. اس طرح بہت سے ہزاروں لوگوں کو بسوں سے اتار کے لے گئے ہیں. اسٹوڈنٹ پنجاب سے بھی لے گئے ہیں, اسلام آباد سے بھی لے گئے ہیں بلوچوں کو, اور نہیں پنجابی کو یا کسی اور کو نہیں, صرف ان کو بلوچوں کو وہاں پڑھنے جاتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ بلوچ نہیں پڑھتے ہیں, بلوچ جاہل ہیں, بلوچ ہیں, تو ان کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں. ان کے والدین قرضہ لے کے, اپنی زمینات بیچ کے, کیا ہمارے لڑکے پڑھ لکھ کے آ جائیں, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, وہ ان کو بھی وہاں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں. سرگودا سے پچھلے ہفتے میں لوگوں کو اٹھا کے لے گئے, پنجاب کا ہے. اور اسلام آباد سے تو آپ لوگ نیوزوں میں سنتے ہوں گے, اسلام آباد سے کتنے ہمارے اسٹوڈنٹ نوجوان بچوں کو اٹھا کے لے گئے. میرے اپنے لڑکے کو اٹھا کے لے گئے, جلیل ریکی کو 3 سال کے بعد اس کی مسخ شدہ لاش مجھے ملی. اس کے بعد میرے بھائی کے 2 لڑکے تھے, ان کو اٹھا کے لے گئے, 2 سال کے بعد ان کو
रिहा कर दिया। छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, कोई FA में पढ़ता था, कोई BA में पढ़ता था, उनको भी उठा के ले गए। अभी उनकी तालीम गई, उनकी जिंदगी गई, उनकी दिमागी हालात खत्म हो गए। जो भी रिहा होके आता है वो डिसेबल होके आता है या दिमागी तवाजुन खो के आता है। तो ये हमारे साथ जुल्म ज्यादती हो रहे। मामा आपके बेटे को कब उठाया गया था? ये मेरे बेटे को 2009 को 13 फरवरी 2009 को उठा के ले गए थे। तो उस वक्त आपके बेटे की उम्र क्या थी? उस वक्त कितनी उम्र थी बेटे की? उस वक्त मेरी बेटे की 30 साल थी। अच्छा। वो MA भी था और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से उसने MA भी किया था। अच्छा। और उसके बाद नेमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से भी उसने इंग्लिश में और लिटरेचर वो लिया था। मतलब यहाँ बैंक में मैनेजर था, बैंक में काम करता था। 3 साल उसको इतना तंग किया, वहां से भी बेजार हो के वो छोड़ के आ गया। फिर यहाँ वो छोटा मोटा अपना सियासी उसमें इन्वॉल्व था। उसके बाद इसको भी उठा के ले गए और 24 फरवरी 2011 को उसकी मशक़शुदा लाश मुझे मिली, जिसके हाथ पांव भी टूटे हुए थे, पीछे बैक पे पूरे सिगरेट से दागा हुआ था, 3 बुलेट किए हुए थे, एक पेशानी पे, 2 छाती सीने पे, और उसको हेलीकॉप्टर से भी गिराया गया था मंद के बॉर्डर पे। तो इस जुल्म के बावजूद भी हम लोग अगर एहतजाज न करूं, मैं 15-16 साल मुझे हो गए कंटिन्यू बैठ के, जो दर्द मैंने अपना देखा तो मैं समझ जाऊं पूरे बलूचिस्तान के बलूचों का दर्द इसी तरह। तो इसी को मैं मद्देनजर रखते हुए ये वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन का तंजीम हम लोगों ने मिलके बैठ के बनाए। उस वक्त से लेके आज तक मैं बर्फ में भी बैठा हूँ, मैं सर्दी में भी बैठा हूँ, मैं बारिशों में भी बैठा हूँ। आज भी बारिश हो रहा है, पूरी दुनिया देख रहा है क्वेटर में, लेकिन मैं अपने कैंप में बड़ा जमानू बैठा हुआ हूँ। और लोग इधर आते हैं, अपना रजिस्टर कराते हैं, उनके लिए रैलियां निकालते हैं, उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उनके लिए जो भी हमसे होता है मुजाहरे होते हैं। 3000 किलोमीटर मैंने पैदल लॉन्ग मार्च किया, यहाँ से क्वेटा से कराची से इस्लामाबाद। क्या क्या तकलीफें हमें इन्होंने नहीं दी, बलूचिस्तान में हमारे साथ क्या नहीं हुआ। उसके बाद सिंध में हमें बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने, सिंधियों ने, बेचारों ने। 30-40 हजार लोग हमारे कैंप में और उसमें लॉन्ग मार्च में शामिल थे। जब मैं पंजाब पहुंचा तो पंजाब में मेरे साथ वो ज्यादतियां की, वो हमें तकलीफें दी, नाकाबिले बयान है ये लोग। तो इसलिए हम किन किन चीजों को गिनवाएं, इनके किन किन चीजों की जुल्म ज्यादतियों की मैं अपनाऊं। कितनी दफा हमें मारा गया, कितनी दफा हम पे क्या कुछ नहीं किया हमारे साथ, लेकिन फिर भी हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं। मामा जी, आप, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने अपने बेटे के बारे में बताया, जाहिर है मशक़शुदा लाश उनकी आपको मिली। ये मशक़शुदा लाशों का क्या मसला है? और हम सुनते हैं कि ये इज्तिमाई कब्रों का भी एक मसला है, इज्तिमाई कब्रें भी हैं और ये मशक़शुदा लाशें भी हैं। इस पे थोड़ा सा जो है ना वो हमें बताएं प्लीज़। मशक़शुदा लाशें जिनको वो मार के फेंक देते हैं ना, जी जी, उनको फिर उन चेहरे को ऐसा करते हैं कि वो पहचाना नहीं जाए। अच्छा। ऐसे लोग हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ये एक ऑपरेशन हुआ था बोलान में, वहां 6 हमारे लापता अफराद को शहीद दिया था। आप यकीन करें, गर्दन से नीचे का हिस्सा था, गर्दन से ऊपर कोई उनका हिस्सा ही नहीं था। मुसीबत से उनकी वालिद ने पहचान लिया, वो किसी और पाँव के निशानी पे या किसी और जगह पे निशानी पे। ऐसे भी हमने चेहरे देखे हैं, खुद देखे हैं कि उनके चेहरे के वो काल उतार दिए हैं। ऐसे भी हमने चेहरे देखे हैं कि उन पे चूना डाल दिया या तेजाब डाल दिया कि वो बिल्कुल पहचाना नहीं जाए। तो इस तरह के इसको बोलते हैं मशक़शुदा लाशें। अब तूतक में जो खुलदार का हमारा खुलदार जिला का एक तहसील है, उसमें 169 इज्तिमाई कब्रें मिली। और भी बहुत हैं, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको तावील में लेके FC को बिठाया और आगे जाने नहीं दिया। उनके अपनी गवर्नमेंट के लोगों ने, डिप्टी कमिश्नर ही इंकशाफ किया कि यहाँ जो है ना बहुत से इज्तिमाई कब्रें हैं। एक को उस वक्त तक जाहिर हुआ जो 2 आदमियों के पाँव के वो मिले,
तो उनको जो खोदा तो उनके जेबों से शनाख्ती कार्ड उनके निकले, वो पहचाने गए कि फिलहाल आवारान के थे, तो उनको हॉस्पिटल मिला। उसके बाद जब दूसरे कब्रों को खोदा तो उसमें 170 के करीब एक कब्र में से, एक खड्डे में से 170 की लाशें मिली, जिन पे चूना डाला गया था, जिन पे तेजाब डाला गया था, वो पहचाने नहीं गए। ये दो पहचाने इसलिए गए कि उनके जेबों में उनके शनाख्ती कार्ड मिले थे। तो मशक़शुदा ये हाल है इनका, एक नहीं है। अभी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे इज्तिमाई कब्रें हैं, लेकिन वहाँ की वो छोड़ते नहीं है कि हम जाके उनकी खुदाई करें और उनको निकाल के देखें कि कौन कौन है। इसी तरह ने कुछ पिछले साल सुना होगा कि निश्तर अस्पताल में मुल्तान के वहाँ 500 के करीब लाशें मिली इसी तरह के मशक़शुदा, जिनको पहचान जाते थे कि ये उलिया से लगते थे कि बलोच हैं। तो इस तरह ये हमारे साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, इस तरह हम पे जुल्म हो रहा है बलोचों पे। तो हम क्या करें? अलहदगी न मांगे या अपना हकूक न मांगे तो और क्या करें? हमारे साथ बलूचों के साथ या पश्तून या सिंधियों के साथ क्या वो इंसाफ कर रहा है कि ये लोग बैठे? तो हर जगह यही हाल है हमारा। तो अभी मारांग बलोच गई थी इस्लामाबाद, 2 महीने उन्होंने वहाँ धरना दिया, वापस आई, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। उसका नतीजा एक निकला, बड़ा अच्छा खूबसूरत नतीजा, कि वहाँ हम गए, हमारे खवातीन की बेहरमती की गई और हमारे खवातीन के चादरों से सर से चादरें उतारी गई और उनको पकड़ पकड़ के डंडे मार के उनको गाड़ियों में बिठा के जेल में बंद किया। ये हमें अच्छा वो सिला मिला और ये नतीजा हमें बेहतरीन मिला। बाकी हमें कोई अच्छा नतीजा नहीं मिला। 1 महीने तक वो लोग रहे, फिर मैं गया वहाँ इस्लामाबाद। बाद में मैंने उनको उठा के लाया, मैंने कहा भाई बस करो, पंजाब आपका कभी दोस्त नहीं होगा, पंजाब आपका ख्याल नहीं रखेगा, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आपका कोई साथ नहीं देगा, ये हुकूमत आपके साथ नहीं देगी, तो आप मेहरबानी करें वापस चले। उसने कहा ठीक है मामा, आप जिस तरह कहते हैं। वहां फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको मैंने वाइंड अप करा के कैंप उठा के लाया। फिर यहाँ जब हमने जलसा रखा तो मेरा ख्याल आप लोगों ने देखा होगा या दुनिया ने देखा होगा कि हजारों की तादाद में लोग आ गए और जमा हो गए और उन्होंने अपनी इज़हार यकजहती की और इज़हार यकजहती की हमारे साथ। तो ये जो है ना, हमने कहा कि अपने वतन में लोग आपको प्यार मोहब्बत देंगे, लेकिन दूसरे शहर में हमें कोई न प्यार होगा न मोहब्बत होगा, बल्कि हमारे साथ ज्यादती भी होगा। तो वाकई के हुई, वहाँ फिर उठा के उनको इधर मैं खुद ही जाके ले आया, या अंडर रिकॉर्ड है। बल्कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि 1 महीना 1.5 महीने बैठे रहे सर्दी में, बच्चे बूढ़े खवातीन बीमार हो गए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से नस नहीं हुई। सही है, बहुत शुक्रिया मामा, आप जो है वो आज हमारे साथ जुड़े। आपको इस वक्त लाइव जो है वो टिकटॉक पर भी लाइव आपको तकरीबन 50 लोग सुन रहे हैं और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये यूट्यूब चैनल पे जाएगी, मैं आपको इसका लिंक भेजूंगा, आप इसको देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मैं आपसे मुस्तकबिल के लाएअमल के हवाले से जानबूझ के सवाल नहीं कर रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका अगर जो भी मुस्तकबिल का लाएअमल है वो आप यहाँ बयान करें, लेकिन जो भी आपका मुस्तकबिल का प्लान है उसमें आप जानते हैं कि पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के लोग आपके साथ हैं। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा बलोचों के साथ खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा। जनीवा में भी आपके साथ मैं मिला था जब, तो यही हमने कहा था कि हमारी एक ही लड़ाई है। और देखते हैं अब 11 मई को मुजफ्फराबाद में लॉन्ग मार्च हो रहा है। ऑलरेडी बहुत सारी एफसी और पंजाब पुलिस को भेजा गया है वहाँ पे, और पहिया जाम हड़ताल हम कर रहे हैं 11 मई को। तो आप उसके बारे में भी, जो आपके कैंप में लोग आते हैं मिलने के लिए, उनको आप हमारे बारे में भी बताएं कि वहाँ पे बिजली के बिलों पर इतने ज़्यादा टैक्सेस लग गए हैं। 9 महीने से जो है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक चल रही है और बिजली के बिलों को आग लगा रहे हैं लोग, बिजली के बिल नहीं दे रहे। और अब 11 मई को जो है वो लोगों ने अपने पुरखों की कब्रों पे जाके हल्फ उठाए हैं
کہ ہم خون کے آخری قطرے تک جدوجہد کریں گے. جی جی. دوسری بات یہ ہے سر کہ جب سے میں یہاں آیا ہوں انڈیا سے، اور میں جنیوا بھی آیا تھا، آپ سے بھی ملاقات ہوئی، پھر فرانس گیا، پھر وہاں سے جرمنی بھی گیا، واپس آیا، تو میرا نام ECL میں ڈالا ہوا ہے یہ 4/2020 سے. ابھی 2020 سے لے کے آج تک 4 دفعہ ہائی کورٹ بلوچستان نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے کہ ان کا نام ECL سے فوری طور نکالا جائے، یہ جائے اپنا علاج کرائے، بیمار ہے. اور لیکن یہ آج تک میرا نام ECL سے نہیں نکال رہے ہیں، اور اپنے عدالت کی بھی، یہ ہائی کورٹ ایک آنریبل ادارہ ہے، اس کی بھی پاسداری نہیں کر رہے ہیں. یہ 4 دفعہ ابھی بھی میرے نام پہ یہ اس میں مارچ میں میرے حق میں فیصلہ ہوا ہائی کورٹ بلوچستان نے کہ بھائی ان کو چھوڑو، ان کا نام ECL سے فوری طور نکالو اور مجھے بھی اطلاع کر دو عدالت. لیکن یہ ٹیسٹ سے مس نہیں ہو رہے ہیں ابھی تک. پرسوں بھی میں گیا تھا کہ بھائی میرا نام نکالا یا نہیں نکالا، کہتا ہے نہیں آپ کا نام ہی نہیں نکلے گا، آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو بس ابھی کیا کروں، ابھی دوبارہ مجھے جانا پڑے گا ہائی کورٹ، اس میں کنڈمپٹ آف کورٹ کا کیس لگانے. ابھی کیا بار بار میں لگاتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں مان رہے. ابھی یہ بھی اقوام متحدہ سن لے، امریکہ سن لے، دوسری انسانی حقوق کے ادارے سن لے، ان سے پاکستان سے پوچھے کہ بھائی وجہ کیا ہے کہ ٹھیک آپ ہے. ان کا نام ECL سے نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بھی ہم اٹھائیں گے، اور بالکل اٹھائیں گے یہ مسئلہ. اور بس بلوچ اور پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے عوام کو مل کے جدوجہد کرنی چاہیے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ لوگوں کے یہ مصیبتیں ختم ہوں اور ہماری بھی مصیبتیں ختم ہوں. اصل میں تو سوائے پنجاب کے باقی سارا پاکستان میں جتنی بھی قومیں ہیں وہ رو ہی رہی ہیں، ان پہ تشدد ہی ہو رہا ہے، ان کے وسائل کی لوٹ ماری ہو رہی ہے. ماما آج ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت بہت شکریہ. مہربانی ڈاکٹر صاحب آپ کی. تھینک یو جی. ناظرین، یہ تھے ماما قدیر بلوچ، جو وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے سینئر وائس چیئرمین ہیں. آپ نے ان کی پوری رودات سن لی. ان کا اپنا 30 سالہ بیٹا 2009 میں لاپتہ ہوتا ہے، اور 2011 میں اس کی مسخ شدہ لاش ملتی ہے، جس کی پیشانی پہ گولی لگی ہے اور 2 گولیاں چھاتی میں لگی ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی کمر پہ سگریٹ لگا لگا کے اس کی کمر کو جلایا گیا تھا. اس کی جسم کی کوئی ہڈی ثابت نہیں تھی، اور اس کو پھر ہیلی کاپٹر سے نیچے پھینکا گیا تھا. ناظرین، امید ہے آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا. آپ کو بلوچستان میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں زیادہ معلومات آپ کی اس میں اضافہ ہوا ہوگا. پلیز 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 ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے کہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں. یہ واحد چینل ہے جو یوٹیوب پہ اتنی محنت کے ساتھ قائم کیا گیا ہے، اور بلوچستان کے مظلوم لوگوں کی آواز کو دنیا میں پھیلا رہا ہے. ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اس وقت تک کے لیے ڈاکٹر امجد مرزا کو اجازت دیجیے، اور دیکھتے رہیے نیوز ایکسکلوسیو بلوچستان. تھینک یو.